हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। ध्यान रखिएगा, हमारी रोज़ शाम 6 बजे ईवीएस की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं जो कि पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। ध्यान रखिएगा, आपके सीटेट फर्स्ट में क्लास 3, 4 और 5 से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम थ्योरी के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहां से आपके हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा। ये पॉइंट आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं सीटीईटी के पेपर फर्स्ट में। तो देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर देखते हैं पहला पॉइंट। और ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो क्लासेस चल रही हैं इनकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास खत्म होने के 24 घंटे के बाद में आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिससे सभी को उसका फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं पहला पॉइंट है त्यौहार और नृत्य के बारे में। लिखा हुआ है चिराव नृत्य। ये चिराव नृत्य क्या है और कहाँ पे होता है, चलिए देखते हैं। चिराव नाच मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चिराव नाच जो है वह मिजोरम में किया जाता है। कब किया जाता है? मिजोरम की पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। मिजोरम में जब फसल पक जाती है तो उसको पीठ पर लाद कर घर तक लाया जाता है। और फसल की कटाई पर मिजोरम में चिराव नाच किया जाता है। फसल की जब कटाई होती है तो वहाँ पे चिराव नाच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडियाँ लेकर दो की जोड़ी आमने सामने बैठती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठी है और क्या, बांस की डंडियाँ को लेकर। आगे लिखा हुआ है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। जब ढोल बजता है तो उसकी ताल पर इन डंडियों को ज़मीन पर पीटा जाता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बिहू त्यौहार के बारे में जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। लिखा हुआ है चावल फसल की कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा, चावल की जो फसल होती है उसकी कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। याद रखिएगा, जब बिहू त्यौहार होता है तो बांस का भेला घर बनाया जाता है जो कई तरीके का होता है। एक तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये कई तरीक़ों से बनाया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं भेला घर बनाने के। आगे लिखा हुआ है सेवा चावल रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। जो सेवा चावल होता है यह रात्रि में कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। आगे लिखा हुआ है बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इन्हें पाट और मूंगा की मेखला चादर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, सेवा चावल जो है चावल का एक प्रकार है जो बिहू त्यौहार में बनाया जाता है। किसमें? कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है सेवा चावल को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार। ये क्या होता है? पोंगल का शाब्दिक अर्थ ओवर स्प्रिंग होता है। क्या होता है? ओवर स्प्रिंग होता है। और स्प्रिंग इसको क्यों कहते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहते हैं। यानी बर्तन में जब चावल उबलते हैं उसे ओवर स्प्रिंग बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? पोंगल त्यौहार जिसका मतलब होता है। आगे लिखा हुआ है कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है। तो पोंगल का जो त्यौहार होता है इसमें कोलम का चित्रण और झूला वगैरह जो है बनाना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार में से एक पोंगल है। यानी दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय फसल कटाई में त्यौहार जो मनाए जाते हैं उसमें से पोंगल एक है। आगे लिखा हुआ है यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो पोंगल है यह जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। आगे लिखा हुआ है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक चलता है। तो याद रखिएगा, जो पोंगल त्यौहार है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह लगभग 4 दिनों तक चलता है। तमिलनाडु आपका मैप में यहाँ पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट। अब है बैसाखी त्यौहार। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है।
नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में इसे मनाते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में बैसाखी कहाँ पर मनाई जाती है? पंजाब में मनाई जाती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग इन पॉइंटों को याद रखिएगा। इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। फिर क्या लिखा हुआ है? नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में इसे मनाया जाता है। किसे? बैसाखी त्यौहार को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ओणम त्यौहार के बारे में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है। क्या है? ओणम जो है यह अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है। ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 10 दिन तक इसको मनाया जाता है और हर दिन एक नए रूप में इसको मनाया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। आगे लिखा हुआ है, उत्सव के लिए नृत्य और वलमकली नामक एक सांप नौका दौड़, जिसे अरनमुला बोट रेस बोलते हैं, प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। यानी जो ये उत्सव होता है, इसमें नृत्य और वलमकली नामक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। आगे लिखा हुआ है, ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवेनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। ध्यान रखिएगा, थिरुवेनम किसको कहा जाता है? जो ओणम के 10वां दिन होता है उसे थिरुवेनम कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब कुछ राज्य लिखे हुए हैं और वहाँ से रिलेटेड कुछ नृत्य लिखे हुए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो कर्नाटक का नृत्य क्या है? यक्षगान। केरल का क्या है? कथकली। पंजाब का क्या है? गिद्धा और भांगड़ा। और गुजरात का क्या है? गरबा, डांडिया और रास। राजस्थान का क्या है? घूमर। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और दिमाशा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, लिल्ली घोड़ी। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी। और हरियाणा का क्या है? धमाल, धूमर। और महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी और तमाशा। और नागालैंड का क्या है? बांस नृत्य। और उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक, होली नृत्य। कौन सा? कथक और होली नृत्य। नेक्स्ट है चमकता सितारा, यानी गर्ल स्टार या फिर राइजिंग गर्ल। देखते हैं इनके बारे में। पहली है आपकी अनीता कुशवाहा जी। कौन? अनीता कुशवाहा जी। लिखा हुआ है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। कहाँ पे है? वह बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। याद रखिएगा, जो अनीता कुशवाहा जी हैं वह मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं, जो कि कहाँ है? जो बिहार में है। बिहार कहाँ पे है आपका? आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बिहार पड़ेगा। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चे को पढ़ाती भी हूँ। जो अनीता कुशवाहा जी हैं वह कॉलेज में पढ़ती भी हैं और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी हैं। आगे लिखा हुआ है, मैं मधुमक्खी पालन का काम भी करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अनीता होलसेलर बनना चाहती हैं, जिससे आप मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सकें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्यमणि जी। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। लिखा हुआ है, इस लड़की की ज़िंदगी स्कूल जाकर बदल गई। किसकी? सूर्यमणि की। आगे लिखा हुआ है, सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके बाज़ार में बेचता था। जो सूर्यमणि हैं, इनके पिता की छोटी सी खेती थी और उनका परिवार क्या करता था? पास के जो जंगल था वहाँ से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके बाज़ार में बेचता था। आगे लिखा हुआ है, उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। किसकी? सूर्यमणि की माँ। याद रखिएगा, जो सूर्यमणि की माँ हैं वो बांस से टोकरी बुनती थी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे लिखा हुआ है, बिशनपुर गांव घने जंगल में है, जहाँ एक स्कूल था। सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने कॉलेज से BA किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। क्या है? सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम
तोरांग रखा। क्या उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा? तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि तोरांग क्या होता है। तोरांग का मतलब जंगल होता है। क्या होता है? तोरांग का मतलब जंगल होता है। और जंगल को जो है कुड़ुक भाषा में तोरांग बोला जाता है। जंगल को कुड़ुक भाषा में तोरांग बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि जी ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी। याद रखिएगा, झारखंड में जो जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सूर्यमणि जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जंगल अधिकार कानून 2007। याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम जो ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस समय आप लोगों के लिए मेन पॉइंट की ज़रूरत है, कहानी की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहानी में नहीं घुसेंगे, हम डायरेक्ट मेन पॉइंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं, सुनीता विलियम्स के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासतौर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। जो सुनीता विलियम्स थी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इनकी बचपन में तैराकी में रुचि थी। इनका पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, इनका खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगता था, ऐसा इनकी किताब में लिखा गया है। आगे लिखा हुआ है सुनीता विलियम्स 6 माह से ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली पहली महिला सुनीता विलियम्स हैं। याद रखिएगा, जो सुनीता विलियम्स जी थी ये अंतरिक्ष में 6 माह से ज़्यादा रुकी थी और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स जी हैं। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गईं, जहाँ से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखाई देती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे। तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थीं। जब 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे, तब सुनीता विलियम्स की एज जो थी वह 5 वर्ष की थी, जिसे देखकर सुनीता विलियम प्रभावित हुई। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी? तो सुनीता ने कहा शिक्षिका। क्या? सुनीता ने कहा कि मैं टीचर बनना चाहूँगी, ताकि बता सकूँ कि विज्ञान व गणित जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, जब बच्चों ने सुनीता जी से पूछा कि आप क्या बनना चाहोगे, तो सुनीता जी ने कहा कि मैं शिक्षिका बनना चाहूँगी, ताकि मैं बता सकूँ कि विज्ञान और गणित जो हैं वह ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ इमेज लिखी हुई हैं और उनकी डेट लिखी हुई हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। लिखा हुआ है उड़ान भरी। तो उड़ान जब भरी थी उन्होंने, वह दिन था 9 दिसंबर 2006। और जो खाना खाते हुए तस्वीर इन्होंने क्लिक की थी वो थी 11 दिसंबर 2006 की। और बाल खड़े काम करते हुए जो तस्वीर आई थी इनकी, वह थी 13 दिसंबर 2006 में। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आइजैक एसिमो द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। याद रखिएगा कि जो हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड, यह पुस्तक जो है यह आइजैक एसिमो द्वारा लिखी गई है, जिसमें क्या बताया गया था कि सदियों से इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा हुआ है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें और दी गई हैं, इनको भी याद रखिएगा। यान के बाहर वाकई अंतरिक्ष में, यानी यान के बाहर की जो तस्वीर थी वो 16 दिसंबर 2006 को ली गई थी। अरे पाँव ही नहीं टिकते। और ये जो यहाँ पे लेटी हुई तस्वीर थी ये आपकी 11 दिसंबर 2006 को ली गई थी। आगे बात करेंगे बछेंद्री पाल के बारे में, जो कि एक पर्वतारोही थी। लिखा हुआ है बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली थी। 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। जो बछेंद्री पाल थी वह कहाँ की रहने वाली थी? वह गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली थी और 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। आगे देखते हैं, 23 मई 1984 को
दिन में 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट पर कदम रखा। याद रखिएगा, कितने बजे? 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर उन्होंने कदम रखा। लगभग 43 मिनट तक वहाँ पे ये रुकी। आगे लिखा हुआ है, यह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन? बछेंद्री पाल जो थी विश्व की 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। याद रखिएगा, विश्व की 5वीं तथा इंडिया की पहली भारतीय महिला थी। इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इनके गुरु क्या थे? इनके गुरु का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है। लिखा हुआ है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या हैं? एक वेट लिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको एक बार फिर से देख लीजिए। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये क्या हैं? एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। ये 130 किलो तक का वजन उठा लेती हैं। याद रखिएगा, 130 किलो तक का वजन उठा लेती हैं। आपको ऑप्शन में इसके नज़दीकी ऑप्शन मिलेंगे 120, 110, 130 और 140। तो वहाँ पे आप लोगों को 130 वाला जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि 130 किलो तक का जो ऑप्शन है वह सही होगा। आगे देखते हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। याद रखिएगा, जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं इन्होंने भारत के बाहर अन्य 29 मेडल भी जीते हुए हैं। इनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर हैं। क्या हैं? जो बछेंद्री पाल हैं इनकी 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टर ही हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म के बारे में। ये कौन है और इनके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। तो याद रखिएगा, जो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म हैं वह भारतीय नौसेना में क्या हैं? वह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। आगे लिखा हुआ है, ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। तो याद रखिएगा, एक पूरी परेड की कमान संभालना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर की राजौरी ज़िले की थाना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव की हैं। कहाँ की? जो आपकी वाहिदा प्रिज्म जी हैं ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में एक थाना मंडी गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली हैं। याद रखिएगा, पेपर में आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं या फिर बिहार की रहने वाली हैं। तो आप लोग इसका ऑप्शन जम्मू कश्मीर वहाँ पे करके आइएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं। प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। याद रखिएगा, प्रिज्म का मतलब एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। अब हम करेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस और फिर अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। चलिए बताइए, माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सी बात सही है। पहला है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा है, यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। याद रखिएगा, आपके पेपर में 8,900 मीटर लिखा हुआ मिलेगा और वही सही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसको ही सही मानती है। आगे है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। चलिए बताइए, माउंट एवरेस्ट जो है किसका भाग है, सभी को पता होगा। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। किसका? माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल का एक भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सभी को पता होगा इनमें से वेट लिफ्टर कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, जिन्हें भारत के बाहर अन्य 29 मेडल भी मिले हुए हैं। चलिए बताइए, जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं ये कितना वजन उठा लेती हैं? आपके सामने ऑप्शन है 120, 130, 110 और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं वह कितना वजन उठा लेती हैं? तो जिसने जिसने 130 लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं वो 130 किलो तक का वजन भार उठा लेती हैं। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है गणतंत्र दिवस परेड में कितने तरह के निर्देश दिए जाते हैं? 14, 12, 36, 26। तो गणतंत्र दिवस में 36 तरह के निर्देश दिए जाते हैं जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली हैं? तो अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात की। ये जम्मू और कश्मीर की रहने वाली थी। कौन? वाहिदा प्रिज्म जी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और रोज़ शाम 6 बजे इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे हम NCERT का पूरा निचोड़ करवाने वाले हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।